हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसका नाम आजकल आप न्यूज़ में, टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। सबको कोरोना तो बहुत ही अच्छे से याद है। कोरोना के बाद अचानक से एक नए वायरस की कहानी फिर से सामने आ गई है और ये कहानी सुनते ही हमारे दिमाग में 2020 पूरा रिकॉल हो जाता है। तो चलो इस छोटी सी वीडियो में ना हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा वायरस है और ये वायरस किस तरह से ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। ये वीडियो थोड़ी सी जानकारी देगी आपको वायरस के बारे में, और बाकी की डिटेल्स तो आपको न्यूज़ में मिलती ही रहती हैं कि चाइना में कितने केस रजिस्टर्ड हो गए हैं या कितने बच्चों को ये बीमारी फैल चुकी है, इंडिया में कितने लोगों में वायरस देखा गया, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, है ना। इसको हम शॉर्ट में HMPV भी कहते हैं। ये एक तरह का नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है जिसकी फैमिली होती है न्यूमोविरिडी। अब सवाल आता है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, जिन लोगों को RNA और प्रोटीन कैसे बनते हैं ये पता है, उन लोगों के लिए तो ये समझाना मुझे आसान है, बट आम जनता के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखो, जैसे हम जानते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में सारे ट्रेड्स जा रहे हैं, जैसे कि हमारी शक्ल, हमारे बाल, हमारी आंखें हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं। उनके लिए हमारी बॉडी में कुछ न्यूक्लिक एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिनको हम कहते हैं RNA और DNA। तो वैसे ही वायरस के अंदर भी RNA DNA प्रेजेंट होते हैं और इनके अलग अलग सेंस होते हैं। सेंस मतलब क्या, स्ट्रैंड्स होंगे ना, जो उन स्ट्रैंड्स से वो किस तरीके से प्रोटीन्स बना पा रहे हैं, उसमें दो तरह के सेंस होते हैं, एक नेगेटिव सेंस, एक पॉजिटिव सेंस, है ना। तो जब पॉजिटिव सेंस होता है ना तो उससे डायरेक्टली प्रोटीन बन सकता है, लेकिन जब नेगेटिव सेंस होता है ना तो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनेगा। इस नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव से प्रोटीन बनेगा। आई होप मैं सरल भाषा में इसको समझा पाई हूँ, और नहीं तो फिर आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, बट अभी के लिए इसको हटाइए अलग। अगली बात आती है, इट वॉज आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2001। 2001 में इसको नीदरलैंड में सबसे पहले आइसोलेट किया गया था RAP-PCR टेक्निक के थ्रू। अब एक और नई चीज आ गई, RAP-PCR, ये क्या बला है? जैसे कोरोना के टाइम का RT-PCR तो सबको याद ही होगा ना, बस वही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें दूसरे तरह के जिसको हम बोलते हैं RAP। RAP का मतलब होता है RNA arbitrarily primed PCR, ठीक है। अगली बात आती है HMPV, जो है ना, is a leading cause of acute respiratory infection particularly in children, immunocompromised patients and the elderly। यानी कि HMPV वैसे तो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये आमतौर पे acute infection कॉज करता है किसमें? जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, मतलब जिनमें इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक है, और दूसरा उन लोगों में जो कि काफी बूढ़े हो चुके हैं, उन लोगों को ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी देखो, इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये कैसा दिखाई देता है। इसे देखे कुछ याद आया? हाँ, कोरोना याद आया हो गया। कोरोना भी ऐसा ही दिखता था, वैसे ही सभी वायरस ऐसे ही दिखते हैं, सब वायरस का ऐसा ही डायग्राम होता है ना। उनमें मेन 5 कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं 5 कंपोनेंट के अलग अलग नाम होते हैं। अब जैसे कि ये सबसे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करो। बाहर सबसे पहले जो प्रोटीन दिख रहा है, फ्यूजन प्रोटीन, क्या करेंगे, हमारी सेल में जब ये आ जाएगा ना वायरस, तो वायरस को अटैक करवा के हमारी सेल में घुसवाने का काम करेंगे फ्यूजन प्रोटीन। फिर आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जो बाइंडिंग का काम करते हैं, जो दिख रहा है स्पाइक प्रोटीन, है ना। अगले आते हैं SH प्रोटीन्स। SH प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं इनकी, ठीक है। अगले आते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। मैट्रिक्स प्रोटीन यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन से? एक हो जाते हैं M1, एक होते हैं M2। ये सब RNA ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करवाते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्रोटीन, उनका तो सीधा साधा काम है, जो कि RNA का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। अगले आते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स, ये फॉस्फेट प्रोवाइड करवाते हैं। लास्ट आते हैं पॉलीमरेज प्रोटीन, या फिर पॉलीमरेज को हम L से डिनोट कर रहे हैं। ये एंजाइम का काम कर रहा है जो कि RNA का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है इस बीमारी का या इस वायरस का? थ्रू, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना यार, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कैसे ट्रांसमिशन होगा? स्नीजिंग, कफिंग के थ्रू जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आएंगी उनसे होगा, ठीक है। अब यहाँ कोई तो कमेंट कर दो कि मैम ये अच्छा बनाया है। नेक्स्ट आता है वायरल रेप्लिकेशन, यानी कि वायरस का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखो, तुम्हें ना ये तो सब बताएंगे कि फलाना कोरोना अटैक कर रहा है, फलाना वायरस अटैक कर रहा है, लेकिन वो अटैक कर कहाँ रहा है और कैसे रहा है, ये जानना जरूरी है ना।
तो ये जानने के लिए ये डायग्राम को थोड़ा सा समझ लो। ये जो वायरस होता है ना एचएमपीवी कहाँ जाता है? हमारे नेजल पैसेज में जाता है, लंग टिश्यूज में जाता है, कुल मिला के एयरवे एपिथीलियम में जाता है ना, जहाँ हमारी सांस लेने की जो नली होती है ना उसके अंदर जाता है। वहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, अलग अलग, साधारण भाषा में बात करूँ तो बहुत सारी सेल्स बनी होती है ना, उनसे मिलकर बना है। तो जब वो सेल्स में ये वायरस जाता है तो वैसे तो ना हमारी बॉडी का जो प्राइमरी डिफेंस सिस्टम है ना वो खांसी के थ्रू या फिर छींक के थ्रू उस वायरस को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर जब वो फेल हो जाता है तो ये वायरस ना हमारे किसी सेल के ऊपर स्टिक हो जाता है। मान लो ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये पूरा चबूतरा जैसा है, इसके लिए ये क्या है? ये हमारी सेल है। तो ये जो वायरस है ना ये हमारे सेल पे स्टिक हो जाता है। जैसे ये स्टिक होता है किसकी मदद से? जी प्रोटीन्स यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स और एफ प्रोटीन्स यानी कि फ्यूजन प्रोटीन्स की मदद से। तो जैसे ये वहाँ पे स्टिक होगा, अटैच होगा, तो धीरे धीरे ये फ्यूज होना शुरू होगा। तो फ्यूज होने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले ये किस विधि से, किस मेथड से फ्यूज होने वाला है? एंडोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर एंट्री लेना थ्रू एक ग्लोब्यूल के थ्रू। तो यहाँ पे ये एंडोसाइटोसिस धीरे धीरे सेल के अंदर जाएगा, सेल में सी कैविटी बनेगी और ये उसमें फ्यूज हो जाएगा इन्फ्यूजन प्रोटीन की मदद से, और इस तरीके से एंडोसोम क्रिएट कर लेगा। एंडोसोम के अंदर खुद बैठा रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? इस एंडोसोम से रिलीज होंगे इस वायरस के आरएनए। ये जो स्ट्रैंड दिख रहे हैं ये आरएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये जो आरएनए है, अब इस आरएनए का होगा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि पहले वो मैंने बताया था ना नेगेटिव स्ट्रैंड था, नेगेटिव स्ट्रैंड जो कन्वर्ट होगा पॉजिटिव स्ट्रैंड में। पॉजिटिव स्ट्रैंड से अपन अलग अलग बना लेंगे यहाँ पे प्रोटीन्स, और भी जितने भी इसके अंदर जितने प्रोटीन थे वो सारे ही प्रोटीन यहाँ पे बन जाएंगे, और सब काम में हेल्प कौन करेगा? पॉलीमरेज हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटीन्स थे वो सारे बन जाएंगे टूटे फूटे। अब इन टूटे फूटों को क्या जरूरत है? असेंबल होने की, क्योंकि वो इस तरह से तो वायरस नहीं बना सकते ना, तो वो सारे एक दूसरे में असेंबल होना शुरू करेंगे। जैसे असेंबल होंगे तो इस तरह से बर्डिंग होगी और एक नया वायरियन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से एक वायरस आया और उसने मल्टीपल इस तरह के वायरस बना दिए, ठीक है, हमारी सेल। तो इससे क्या हुआ? हमारी सेल डैमेज हुई ना, ये वाली। तो इस तरह से हमारी सेल्स डैमेज होने लगती है और हमको हो जाता है इन्फेक्शन। अब हमको हो गया इन्फेक्शन, तो उस इन्फेक्शन के लक्षण क्या होंगे या उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स देख लो। सिम्टम्स क्या होंगे? इनिशियली तो आपको देखने को मिलेगा नेजल कंजेशन, नाक कैसी रहेगा जैसे कि नाक बंद हो, है ना। रनी नोज, नाक बहती रहेगी। सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश रहेगी, गला दुखेगा। हेडेक हो सकता है, कफिंग हो सकती है, ठीक है। अगर सीवियर सिम्टम्स की बात करूं तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग, फीवर, ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये थोड़े सीवियर सिम्टम्स हैं, ठीक है। हालांकि ये जो वायरस है इतना खतरनाक नहीं है, कोरोना की तरह ही है। हालांकि कोरोना थोड़ा सा आगे के लेवल का था, पर ऐसा ही इसमें भी है कि जो पहले से ही वीक लोग हैं ना उनके लिए खतरा है, बाकियों के लिए नहीं। अगला आता है ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सावधान रहें, सतर्क रहें। इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है प्रिकॉशन। आप जितना हो सके प्रिकॉशन रखें। इस तरह की ठंड के मौसम में थोड़ा सा मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। वही कोरोना वाली कहानी। बाकी इसके अलावा ये खुद से ही ठीक हो जाता है ना, एक साधारण सी सर्दी की तरह खुद से ही ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर बुखार आता है तो पेशेंट को पैरासीटामोल दे दी जाती है, और अगर दर्द रहता है तो कोई दूसरी एनसेड्स भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है तो एंटीवायरल के रूप में रिबाविरिन दी जा सकती है, पर ऐसा ये सिर्फ इसी क्लास का ड्रग नहीं है, दी जा सकती है, पर ये एग्जैक्टली उसका इलाज नहीं है। आपका मेन इलाज है आपका प्रिवेंशन। तो छोटी सी ये वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये डायग्राम्स थोड़े बहुत पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली क्लास में मिलेंगे एक नई बीमारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।